स्कॉटलैंड। देखिए उसमें सिंपल एक तो जो उनका मेन फोकस था जिसकी वजह से वो इकट्ठे हुए थे, दैट वाज टू सेव गार्ड द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट वाज इन द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द बोथ। ठीक है। दूसरा क्या था कि कैथोलिज्म के अगेंस्ट दोनों थे। सो प्राइमरीली बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर्स दे वांटेड टू dethrone James II and bring a king who was both a Protestant as well as supporter of the parliament as we seen in the aftermath of the glorious revolution। ठीक है। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये मेजर जो इवेंट है, दैट इज यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। बेसिकली दैट वाज द पॉलिटिकल पॉलिटिकल मर्जर। ठीक है जी। किसके दरमियान? स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड। अगर इससे पहले अगर आप याद करें तो इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब जेम्स वन आया था, जेम्स सिक्स जिसको स्कॉटलैंड का कहा जाता है, तो वो एक पर्सनल यूनियन थी। अब पर्सनल यूनियन क्या थी कि उसमें जो किंग था उसका जो एक पर्सनल था कि आप कॉन्स्टिट्यूशनली कब होता है कि जब आप डिफाइन कर देते हैं कि अच्छा ये हमारे साथ है, इसमें इसके इतने राइट्स होंगे, इसमें इतनी चीजें होंगी, इस तरह से इसको गवर्न किया जाएगा। आपके पास 1707 तक स्कॉटलैंड और इंग्लैंड जो थे वो इंडिपेंडेंट थे। ठीक है। और इसको पहले आपके पास क्या था कि यूनियन ऑफ क्राउन्स था। ठीक है। स्कॉटलैंड वाले सेपरेट थे, आपके पास वो सेपरेट थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही आपके पास विलियम थ्री, जिसको विलियम ऑफ द ऑरेंज भी कहा जाता है, वो जब आपके पास आता है तो उसकी वजह से क्या हुआ कि स्कॉटलैंड में वन फाइनेंशियल ट्रबल्स आते हैं। इस तरह से कि उनकी जो इकॉनमी थी, एक डेरियन स्कीम आई थी वहां पे, इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। डेरियन स्कीम क्या थी आपके पास कि उसमें उन्होंने अपनी कॉलोनीज बाय की। कॉलोनीज किस तरह से बाय की कि आफ्टर 1600 जो इंग्लिश एम्पायर था वो अपने आप को एक्सपेंड कर रहा था, एक्सपेंड कर रहा था। पूरी दुनिया में डिफरेंट कंपनीज बनाई जा रही थी, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसी तरह एक कंपनी ऑफ स्कॉटलैंड भी थी, बेशक उसका नाम लिख लें। जिसका मकसद ये था कि अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन यानी टूवर्ड्स अमेरिकन साइड, और आज जहाँ पे आपके पास पनामा है, उसकी स्ट्रेटेजिक मोटिवेशन की वजह से वहाँ पे क्या की जाए, इन्वेस्टमेंट की जाए। ठीक है। और इसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि a lot of money was put in those colonies ताकि वहाँ से क्या किया जाए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ली जाए। थोड़ा सा ये है कि आपको ये बताना चाहूँगा बैकग्राउंड कि आफ्टर 1600 स्पेशली जब रेनेसां आती है, तो ये आपके पास अगर दुनिया है, तो यहाँ पे इंग्लैंड था तो इन्होंने एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया टुवर्ड्स दिस। इवन पूरा जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट था, इसमें अगर आप शोगन देखें या फिर आप मार्को पोलो की एक बड़ी अच्छी सीरीज पढ़ी है, तो उसमें आप पोर्टुगीज, आपने वास्को डे गामा का नाम सुना होगा, तो वो एक्सपेंड कर रहे थे। उसके लिए उन्हें उन्होंने क्या किया कि चार्टर्ड कंपनीज बनाते थे, जैसे इंग्लैंड की थी, स्कॉटलैंड की थी, इसी तरह पोर्टुगीज की भी थी। तो वो जाते थे वहां पे, कॉलोनीज को देखते थे और वहां पे इन्वेस्टमेंट करते थे। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो स्कॉटलैंड का वेंचर था, ये क्या होता है आपके पास, फेल होता है। ठीक है। इसमें अनसक्सेसफुल एक वो हो जाता है। सो ये बेसिकली जब ये साथ आए, अब इनका इनके साथ कोई पॉलिटिकल मर्जर तो था नहीं। ठीक है। पॉलिटिकल मर्जर तो था नहीं। सो इसी वजह से क्या हुआ कि आपके पास दूसरी साइड पे जो इंग्लैंड था, यहाँ का जो मोनार्क था बेसिकली वो स्कॉटलैंड से था। और जेम्स टू के जो फॉलोअर थे
जेम्स टू के जो फॉलोअर थे, जिनको जैकोबाइट्स कहा जाता है, वो स्कॉटलैंड में जा रहे थे। और इंग्लैंड की हिस्टोरिकल एक राइवलरी चल रही थी विद फ्रांस। ठीक है, पॉलिटिकल मर्जर नहीं था। इंग्लैंड को जैकोबाइट्स की थ्रेट थी कि जेम्स टू दोबारा ना आ जाए। वो कहाँ पे थे? फ्रांस में। और फ्रांस वाले उसको सपोर्ट कहाँ से कर रहे थे? आपके पास स्कॉटलैंड के थ्रू। सो इंग्लैंड ने क्या किया? इंग्लैंड ने कहा कि अगर हमने इस थ्रेट को मिनिमाइज करना है, ठीक है, मिनिमाइज करना है, तो उसके नतीजे में हमें क्या करनी पड़ेगी कि हमें आपके पास जो स्कॉटलैंड है उसको मर्ज करना पड़ेगा। अब इससे पहले स्कॉटलैंड ने क्या किया था? उसने एक बिल ऑफ सिक्योरिटी पेश किया था अपनी पार्लियामेंट के थ्रू, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी आपके पास मुनार्क आएगा आफ्टर क्वीन एन, विलियम एंड मैरी, देन एन, जो भी प्रोटेस्टेंट आएगा जो कि हाउस ऑफ हनोवर से आना था, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी हम क्या करेंगे? ग्लोरियस रेवोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम बिल ऑफ राइट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम जो आपके पास एक्ट ऑफ सेटलमेंट है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बेसिकली ये किसके आपके पास क्या था कि ये उन्होंने एक एक्ट ऑफ नेविगेशन एक्ट पास किया था। नेविगेशन एक्ट पास किया था इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने। उन्होंने कहा था कि जितनी भी इन्होंने ट्रेड करनी है स्कॉटलैंड ने, वो हमारे थ्रू जो है वो गुजरनी है। ठीक है। सो ये जब इनके दरमियान में आपस कॉन्फ्लिक्ट होता है तो विलियम थ्री और उसके बाद क्वीन एन बाद में आपके पास इसको पॉलिटिकल मर्जर करती है, जिसमें बेसिकली पर्पस क्या था कि आपके पास स्ट्रॉन्ग यूनियन लेके आए। ठीक है। स्ट्रॉन्ग यूनियन में उन्होंने पहला काम क्या किया? उन्होंने इनके एक पार्लियामेंट बनाई। पहले स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट अलहदा होती थी, ठीक है, जिसमें अपर हाउस, हाउस ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव था, हाउस ऑफ कॉमन सॉरी था, उसमें 45 मेंबर्स स्कॉटलैंड से आएंगे और हाउस ऑफ लॉर्ड्स उसमें 10 मेंबर्स आएंगे। पार्लियामेंट हमेशा एक या दो तरह की होती है, ये यूनिक कैमरल होती है या बाई कैमरल होती है, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। जैसे पाकिस्तान में क्या है? ये नेशनल असेंबली और ऊपर पार्लियामेंट है, सेनेट है। और सेनेट को हम क्या कहते हैं? इन दोनों को पार्लियामेंट कहते हैं। दूसरा क्या था कि इसके नतीजे में जो स्कॉटलैंड है उसने बिल ऑफ राइट्स को एक्सेप्ट कर लिया, रिकग्नाइज कर लिया। और उसने ये भी कहा कि जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, हनोवरियन जो सक्सेशन है, अगर क्वीन एंड चाइल्ड लेफ्ट मरती है तो हम उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। और बदले में क्या मिला स्कॉटलैंड को? कि इक्वल ट्रेडिंग राइट्स मिल गए। उसके बाद सेम क्वीन आ गया वहां पे, सेम वेट्स इंट्रोड्यूस करवाए गए। ठीक है जी। और इसमें क्या था कि आपके पास स्कॉटलैंड को ये भी अलाउ किया गया कि वो अपना लीगल सिस्टम रख सकता है, अपना टैक्सेशन, अपनी ट्रेड, अपना एक यूनिफाइड पार्लियामेंट जो है बनाता है। फिर उसके बाद क्या था कि आपके पास डोमेस्टिक अफेयर्स में तो ऑटोनॉमी नहीं दी गई, और इसके नतीजे में एक नेम बनता है ग्रेट ब्रिटेन। स्कॉटलैंड, अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रेट ब्रिटेन किसको कहते हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स प्लस आपके पास इंग्लैंड। और उस टाइम पे यूनियन जैक फ्लैग जो है वो आपके पास बनता है। अब इस यूनियन में ना जो इसका रिएक्शन आता है वो मिक्स भी था, प्लस कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हुई। जो नेशनलिस्ट एलिमेंट थे वहां पे, जो कैथोलिक्स रह रहे थे स्कॉटलैंड में, उसके नतीजे में क्या हुआ कि आपके पास उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हम तो प्रोटेस्टेंटिज्म को मानते ही नहीं है। प्लस जो एलिमेंट ऑफ नेशनलिज्म, नेशनल प्राइड था, इंडिपेंडेंस का था, इंडिपेंडेंस सोवरेनिटी की बात हो रही थी, उस पर भी उन्होंने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। हाउएवर इट प्रिवेल्ड। ठीक है जी, प्रिवेल्ड। और प्रिवेल्ड मतलब ये, इसको अनडू नहीं किया जा सका, बल्कि ये एज इट इज आपके पास मौजूद रही। और आपके पास क्या हुआ? एक यूनिफाइड पार्लियामेंट बनी। और आपके पास इसने ब्रिटिश जो
नेवल सुप्रीमेसी है उसको स्ट्रॉन्ग किया, पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग किया, और ये पॉसिबल किया कि हाउस ऑफ हैनोवर जो है वो पावर में आए। यहाँ तक क्वेश्चन जी। आगे चलते हैं। अगला जो आपके पास क्वेश्चन है वो बेसिकली हाउस ऑफ हैनोवर से आता है। जो आपके पास 1714 से 1780 तक रहता है। इसको हनोवरियन सक्सेशन भी कहते हैं, और इसको जिस पार्टी ने सपोर्ट किया था उससे विग्स कहते हैं। ठीक है। और विग का उस टाइम पे जो लीडिंग पर्सन था, जो लीड कर रहा था, उसका नाम था रॉबर्ट वालपोल। ठीक है। और इनके जो अगेंस्ट थे उनका नाम था जेम्स टू के फॉलोअर्स, जेम्स का बेटा, फिर उसका ग्रैंड सन, और उनको कहा जाता था जैकोबाइट्स। ये इनका लिंक समझ आ गया सबको? बताइएगा जी। सारे बताएं। अनम आप बताएं इसका क्या लिंक है? जुबैर आप बताओ, ये क्या लिंक है इनका आपस में? जो क्लास में हैंड रेस करे। जो क्लास सुन रहा है। अजीम आप बताओ क्या लिंक है इसका? सर समझ नहीं आया, काइंडली रिपीट कर दें। मैंने आपको ये बताया कि जब क्वीन एन की डेथ होती है 1714 में, जो हाउस या जो नया मोनार्क आता है वो हाउस ऑफ हैनोवर से होता है। ठीक है। और उनके आने में जिसने उनको हेल्प आउट किया था वो विग्स थे। और विग का जो लीडर था, पार्टी का लीडर था, उसका नाम था रॉबर्ट रॉबर्ट वालपोल। और इनके अगेंस्ट क्या थे? जेम्स टू प्लस टोरीज। क्लियर अजीम? जी सर, थैंक यू। किसी और को क्लियर ना हुआ? अच्छा जी। अब हाउस ऑफ हनोवर का जो उस टाइम पे monarch था उसका नाम था जॉर्ज वन। ठीक है जी। जॉर्ज वन, जिसमें एक सिविल वॉर हुई थी हाउस ऑफ स्टूअर्ट में। उसमें क्या हुआ कि आपके पास हाउस ऑफ स्टूअर्ट की जो लास्ट monarch थी क्वीन एन, वो चाइल्डलेस मरती है। ठीक है जी। चाइल्डलेस मरती है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आपके पास जैकोबाइट्स हैं। आपके पास जैकोबाइट्स यानी जेम्स टू के फॉलोअर्स, वो दोबारा आपके पास इकट्ठे हो जाते हैं। और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या हुआ कि आपके पास हाउस ऑफ हनोवर में अलेक्सस ऑफ सोफिया थी। हाउस ऑफ हनोवर जर्मनी में एक स्मॉल सी प्लेस थी, तो उन्होंने एक्ट ऑफ हेलो सेटलमेंट। सर। आवाज सर आ रही? आपकी वॉइस वॉइस मैम थोड़ा इक्यू है सर। Just a second.
एम आई ऑडिबल? बताइएगा, आवाज आ रही है ठीक? आ रही है सर, आ रही है। यस सर, क्लियर है। चले। सो उसमें आपके पास जो सोफिया थी, इलेक्ट्रेस ऑफ सोफिया, वो उसका बेटा जो जॉर्ज वन है वो पावर में आता है। अब इसके पीछे रीजन क्या थी? पहली रीजन तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट थी, ये जिसमें डिसाइड किया गया था कि ये आपके पास हाउस ऑफ एन ओवर आएगा। दूसरी रीजन इसमें आपके पास ग्लोरियस रेवोल्यूशन थी। ठीक है जी। सो ये क्या हुआ कि आपके पास हुई उस टाइम पे जो एक इशू चल रहा था कि जो कैथोलिक्स हैं वो कोई किंग नहीं बन सकता, तो उसी कॉन्सिक्वेंस में आपके पास ये आते हैं। और इसमें सबसे पहली जो आपके पास रिवॉल्ट होती है इनके, अच्छा इनको ना विग्स ने सपोर्ट किया था। कुछ 76 क्लेमेंट्स थे जो ये कह रहे थे कि हमें ये थ्रोन चाहिए, लेकिन विग जो पार्टी है इन्होंने हाउस ऑफ एनोवर को क्या किया, सपोर्ट किया। और उसका पहला रूलर जो था उसका नाम था जॉर्ज वन। और इनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। इनके अगेंस्ट पहली जो रिवॉल्ट होती है वो 1715 में होती है। ठीक है, जैकोबाइट रिबिलियन। अब ये जो 1755 की जैकोबाइट रिबिलियन थी, बेसिकली इसमें आपके पास जो जेम्स टू के फॉलोअर थे और उसका जो बेटा था जेम्स फ्रांसिस एडवर्ड स्टुअर्ट, ठीक है, जिसको आपके पास ओल्ड प्रिटेंडेड भी कहा जाता है, उसने क्या किया कि आपके पास जो रिवॉल्ट है वो ली। अब इनका बेसिकली पर्पस क्या था कि आपके पास जो एक तो यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड से वहां पे लोगों में एक रिजेंटमेंट थी। ठीक है जी। उस रिजेंटमेंट का फायदा उठाते हुए इन्होंने कहा कि जो हनोवरियन सक्सेशन हुई है ये तो जॉर्ज वन तो इंग्लिश है ही नहीं। ठीक है। और उसके बाद ग्लोरियस रेवोल्यूशन में जो जेम्स टू को ओवरथ्रो किया गया वो सारा का सारा आपके पास अनजस्टिफाइड है। सो इन तीन रीजंस की बुनियाद पे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपराइजिंग स्टार्ट कर दी इन सितंबर, जस्ट सेकेंड, कि आपके पास जो लीडर था सितंबर 1715 में। इसमें सबसे पहले ये आपके पास स्टार्ट होती है स्कॉटलैंड से। स्कॉटलैंड में बैटल्स होती है जिसमें बैटल ऑफ शेरिफ म्योर था नवंबर 1715 में, जिसमें जैकोबाइट्स और गवर्नमेंट जंग के दरमियान क्लैशेस होती हैं। और उसके बाद स्ट्रॉन्ग की होल्ड पोजीशन पे उनके दरमियान कंट्रोल हासिल करने के लिए वो एक दूसरे को क्या करते हैं कि वो कोशिश करते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि जॉर्ज वन और उसका जो प्राइम मिनिस्टर था उस टाइम पे रॉबर्ट वालपोल, उन्होंने अपनी जो लॉयलिस्ट की मिलिट्री थी उनको मोबिलाइज किया। और फाइनली क्या हुआ कि आपके पास उनको डिफीट करने में सक्सेसफुल हुए। पहली वजह तो ये थी कि फ्रांस ने ये प्लेज किया था कि वो जेम्स टू का जो बेटा है जेम्स स्टुअर्ट एडवर्ड उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। फिर उसके साथ लोग इतने ज़्यादा नहीं थे कि वो इसको कॉज को सपोर्ट करते, प्लस वेग जो है वो आपके पास इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे कि उन्होंने इस रिबिलियन को कर्ब करने में बड़ा की रोल जो है वो प्ले किया। और इसके बाद क्या होता है कि आपके पास वेग्स जो हैं वो पावर में आ जाते हैं। अब वेग बेसिकली क्या थे कि वेग्स जो थे वो आपके पास कुछ 70 इन्फ्लुएंशियल फैमिली मेंबर थे। इससे आप समझें कि ये आपके पास वो लोग थे जो बेसिकली जिनके पास पैसे ज्यादा थे और वो कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है। इसका अगर आप एक एक जो समझें, एक इस आइडिया को समझें कि ये बेसिकली स्मॉल एरिस्टोक्रेटिक एक लोग थे। और इन्होंने क्या किया कि जिसमें चार्ल्स डाउन टाउन शेड शेड था, फिर रॉबर्ट वोलपोल था, इन्होंने क्या किया कि पैटर्नेज की बेस पे अपनी पावर जो है उसको स्टेबलाइज करना स्टार्ट कर दिया। और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, वेग ओलिगार्की जो है वो कहा जाता है। अब इनकी पॉलिसीज क्या थी? सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जो ट्राई एनियल एक्ट था उसको खत्म किया और सेप्टेनियल एक्ट लेके आए।
सेप्टेनियल एक्ट क्या था कि आपके पास अब जो पार्लियामेंट है वो 7 ईयर के बाद डिसॉल्व होगी। अगेन इससे एक साइड पे तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिलती है, लेकिन दूसरी साइड पे क्या है कि एक आपके पास टायरनी की तरफ ये जाना स्टार्ट हो गए। उसके बाद इन्होंने ये पास किया, रेयट एक्ट पास किया 1714 में कि कोई भी बंदा प्रोटेस्ट नहीं कर सकता और गवर्नमेंट क्या करेगी, फोर्स यूज कर सकती है। ठीक है जी। दे राइज इनटू द पावर। फिर इसके बाद क्या थी कि इनकी ओलिगार्किकल नेचर थी। ओलिगार्की क्या होती है कि जिसमें आपके पास पावरफुल जो एलीट होता है, जो वेल्दी होते हैं, वो पावर को कंट्रोल करते हैं करप्शन के थ्रू, ब्राइबरी के थ्रू, पेट्रोनेज की बेस पे, और अपने लिए पॉलिसीज बनाते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि आपके पास जो इनका एक बहुत बड़ा एक जिसकी वजह से वेग ओलिगार्की भी कहा जाता है, वो थी कि इनकी लॉन्गेविटी कहा जाता है, जिसमें इन्होंने अ, अपने उस लॉन्ग टेन्योर में कुछ अच्छे भी काम किए, जिसमें एक साइड पे बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो स्टैब्लिश किया, फिर वेल्थ टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया, फिर टैक्सेशन का निज़ाम जो है वो लेके आए, फिर कॉलोनियल एक्सपेंशन पे बहुत ज़्यादा इन्होंने फोकस किया, जिसे हम कहते हैं मेकिंग ऑफ मॉडर्न स्टेट, वो कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने सपोर्ट फॉर हनोवरियन एक्सेशन है उसको जो है वो सपोर्ट किया। फिर दिस वाज द टाइम कि जहां पे आपके पास जो एक मेजर डेवलपमेंट होती है वो थी कि ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वो बना। अब जॉर्ज वन जो था उसको इंग्लिश आती नहीं थी, सो वो हैविली रिलाय कर रहा था आपके पास जो पावरफुल एक रूलर था या उस टाइम पे बंदा मौजूद था, और वो कौन था, रॉबर्ट वॉलपूल। सो ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर वहां पे स्टैब्लिश होता है। फिर उसके बाद क्या था कि आपके पास कैबिनेट सिस्टम वहां पे डेवलप होती है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है, यानी पार्लियामेंट का रोल बहुत आपके पास स्ट्रांग हो जाता है। उसके बाद इन्होंने नेशनल डेट को कम करने के लिए बहुत अपनी एफर्ट्स की, पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई। ठीक है जी। फिर इसके बाद इन्होंने साउथ सी कंपनी जो उस टाइम पे क्लैप्स हो चुकी थी, एग्रीकल्चरल इम्प्रूव उसको इन्होंने बचाया। फिर उसके बाद एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट के लिए इन्होंने पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई। फिर उसके बाद इन्होंने एक और जो इनकी पॉलिसी है वो ये थी कि आपके पास प्रमोशन ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म, कि आपके पास प्रोटेस्टेंट जो स्टैब्लिशमेंट थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्किज्म एक्ट एक इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका ताकि आपके पास टेस्ट एक्ट को दोबारा लेके आए, ताकि आपके पास जो कैथोलिक्स हैं उनको पावर से बाहर लेके जाया जा सके। ठीक है जी। फॉरेन पॉलिसी में इन्होंने क्या किया कि एंटी फ्रेंच अलायंस जो है वो लेके ख़त्म किया। फिर उसके बाद और भी इनकी काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ हैं, बट प्राइमरीली क्या था कि ये आपके पास मेजर पॉलिसीज़ थी। उसके बाद इन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस एक्ट भी पास किए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम किया, रोड, कॉमर्स, उसके अलावा इंडस्ट्री। उसके बाद इनलाइटनमेंट आइडियाज़ इनके टाइम पे आए कि इन्होंने ये बात की, सच एज इम्पोर्टेंस ऑफ रीज़न, साइंस, प्रोग्रेस, पॉलिटिकल थॉट जो है, लिबरलिज्म जो है वो यहाँ पे आपके पास इमर्ज होता है। लिबरलिज्म क्या था कि फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, इस तरह से आपके पास चीज़ें होती हैं। सो मोर और लेस ये जो सारी की सारी पॉलिसीज थी आपकी, किसके अंडर हो रही थी आपके पास, रॉबर्ट वॉलपोल के। सो ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो 1714 से ऑल 1714 से ऑनवर्ड 721 टू 742 1742 तक आपके पास रहता है। इसमें वही डोमेस्टिक पॉलिसी सारी की सारी थी, मैनेजिंग नेशनल डेट, टैक्स कलेक्शन, मॉडर्नाइजिंग फिजिकल सिस्टम, पावरफुल फॉरेन पॉलिसी थी इसकी जी। लेकिन इनका क्या होता है कि लास्टली जॉर्ज टू के टाइम पे ये पावर से फॉल करते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो फाइनल इन्होंने किया था वो आपके पास 1745 की सेकंड जैकोबाइट रिवॉल्ट थी। जेम्स टू का सन था जी जेम्स फ्रांसिस एडवर्ड, और उसका बेटा था चार्ल्स एडवर्ड।
चार्ल्स एडवर्ड ने क्या किया कि दोबारा से आपके पास जेम्स टू के ग्रैंडसन होने के नतीजे में अपराइजिंग जो है वो की। स्कॉटलैंड से दोबारा ये स्टार्ट होती है, छोटी सी बैटल्स होती हैं जिसमें सच एज बैटल ऑफ पेस्टपोन, आपके पास ये नोट्स में भी आपको मिल जाएगा। उन्होंने वो जीतते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हो जाती है, इनकी डिफीट हो जाती है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपके पास क्या होता है कि ये इनका एंड हो जाता है। सो यहाँ तक हमारा जो पहला एरा है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 1688 की ग्लोरियस रेवोल्यूशन पढ़ी, बिल ऑफ राइट्स पढ़ा, उसमें एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ा, फिर यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड पढ़ा, फिर हमने हनोवरियन सक्सेशन पढ़ा, फिर हमने उसमें बिग ओलिगार्की पढ़ी, साथ में हमने जैकोबाइट्स रिवॉल्ट्स देखी और रॉबर्ट वॉलपूल जो है वो देखा। अब इस सारे एरा की मेजर डेवलपमेंट्स क्या है कि एक तो आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी जो है वो स्टैब्लिश होती है। डेमोक्रेसी स्टार्टेड टेकिंग रूट्स इन ग्रेट ब्रिटेन। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो नोबेलियन सक्सेशन होगा, तो उसका बैकग्राउंड आपने ये लिखना है और आउटकम ये लिखना है। रॉबर्ट वॉलपोल आएगा तो बैकग्राउंड आपने ये लिखना है, उसमें ये सारे इवेंट्स आप लिखेंगे तो आपका एक क्वेश्चन यानी विग ओलिगार्की पे आता है, हनोवियन सक्सेशन पे आता है, या फिर आप जैकोबाइट रिवॉल्ट पे आता है, यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड पे आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट पे आता है, बिल ऑफ राइट्स पे आता है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन पे आता है। तो आपने इस तरह से करना है। सो इस तरह से जब आप इसको आपस में डॉट्स को कनेक्ट करके लिखेंगे, आपको याद करने में भी आसानी होगी और आपके मार्क्स भी जो है वो अच्छे हैं। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन हो तो ये पूछ लें। मैं हेलो सर। आपके साथ एक एडिशनली आपके साथ एक बुक भी शेयर कर दूंगा, वहां से आपने उसके पहले जो हैं पेजेस, कोई 61 है, वकास आपके साथ शेयर कर देगा, वो आपने कर लेने चाहिए। सर ठीक है जी जी जी। सर इसमें इस पर कोई क्रिटिसिज्म है विग ओलिगार्की पर? क्रिटिसिज्म यही है, उसमें नोट्स में भी आपको मिल जाएगा। पैटर्नेज बेस थी, ब्राइबरी की बेस पे थी, इन्होंने दूसरों को जो राइट्स हैं उनको यूसर्व किया, टॉरीज को, दूसरी पार्टी को जो डाइसेंट थी उसको दी नहीं, रिलीजियस टॉलरेंस जो है उस पर फोकस नहीं किया। ठीक है सर। और सर हमने इसका तो पॉजिटिव इम्पैक्ट तो देखे, लेकिन नेगेटिव अब तक नहीं देखे। नहीं, नेगेटिव भी आप देखें ना, उसमें नेगेटिव भी लिख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया यही लिखिएगा कि आप कहेंगे कि दोनों साइड्स थी, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स। सही। ठीक ठीक है है। सर, थैंक एनी अदर क्वेश्चन? यहाँ तक किसी को समझ ना आया हो? अली, इब्राहिम, मारिया, नईम, वकार, जुबैर? क्लियर है जी? चलें, आपके साथ मैं एक बुक शेयर करूंगा, वकास आपके साथ करेगा, उसमें से ना 40 पेजेस आपने पढ़ लेने हैं, 40 से 50 पेजेस हैं, और आपने उसको नेक्स्ट क्लास से पहले करके और पास पेपर के क्वेश्चन भी देखने हैं कि पास पेपर में क्वेश्चन कौन से हैं, और मुझे बताना है कि हम मुझे इसमें से ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, ये इस तरह से होगा। थैंक यू वेरी मच।